नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दो अलग अलग भारत दिखाई दे रहे हैं। एक भारत वह है जो भारत मंडपम में बैठकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वैश्विक शक्ति बनने की बात कर रहा है, जहां दुनिया के दिग्गज नेता और टेक जायंट्स भविष्य की कोडिंग कर रहे हैं। लेकिन ठीक इसी समय दिल्ली के दूसरे कोने में हिंदू जगाओ सम्मेलन चल रहा है, जहां भावनाओं की कोडिंग हो रही है। सवाल यह है कि भारत की असली प्राथमिकता है क्या? एक तरफ हम सिलिकॉन वैली को टक्कर देने का सपना देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी राजनीति आज भी हिंदू बनाम मुसलमान के पुराने फार्मूले पर आकर टिक गई है। क्या यह विडंबना नहीं कि जिस आईटी सेक्टर ने कभी अमेरिका को अपना क्लाइंट बनाया था, आज हम उसी अमेरिका के क्लाइंट बन रहे हैं। एआई कंपनियां भारतीयों को अपना क्लाइंट बना रही, अमेरिकी कंपनियां। और हमारे यहाँ का युवा नारे लगा रहा है। नेताओं के धार्मिक जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके तकरीरों में, सम्मेलनों में, धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त है। धार्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन और धर्म में इसमें वरीयता हमें किसको देनी है, ये हमें तय करना होगा। बहरहाल एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमारी राजनीति में इंटेलिजेंस से ज़्यादा इमोशन का खेल है। अगर बंगाल और असम के चुनाव में चैट जीपीटी की बजाय चाचा भतीजा, मियाँ हिंदू मुसलमान ही ये मुद्दे रहे हैं, तो समझ लीजिएगा हम 2026 में नहीं बल्कि 19वीं सदी में जी रहे हैं। मंथन में बड़ा जरूरी सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि एआई जरूरी है या ये धर्म सम्मेलन, वो चाहे किसी धर्म के हो, ये ताना बाना जरूरी है या एजुकेशन जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो एजुकेशन बनाम धर्म सम्मेलन, रैलियाँ, तकरीरें, बड़े बड़े जलसे, ये ज़रूरी हमारे युवाओं के लिए, या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का ये सबसे बड़ा एआई महासम्मेलन दिल्ली के मंडपम में एक तरीके से आयोजित किया है। सैकड़ों देशों के लोग, प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। दुनिया के कुछ बड़े टेक सम्मेलनों में से एक है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महासम्मेलन, जो दिल्ली के भारत मंडपम में इस वक्त चल रहा है। 16 तारीख से 20 तारीख तक यह रहेगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री का क्या नज़रिया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या नज़रिया रखते हैं, उद्यमी, युवा उद्यमी क्या नज़रिया रखते हैं, आकाश अंबानी जैसे लोग, और विपक्ष क्या नज़रिया रखता है, ये चारों नज़रिया आपके सामने हैं। मेरे प्रिय मित्र, प्रेसिडेंट मैक्रो का मुंबई में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष उन्होंने मुझे फ्रांस में आयोजित एआई एक्शन समिट के लिए बुलाया था। उस समय हमने मार्सेई की यात्रा की, जो फ्रांस का सबसे बड़ा पोर्ट और फ्रांस और पूरे यूरोप का एक प्रमुख गेटवे भी है। एआई की बड़ी धूम मची हुई थी। एक एआई समिट भी ऑर्गेनाइज करी जा रही है यहीं दिल्ली में। लेकिन वो एआई समिट जो थी, वो बजाय टेक एंटरप्रेन्योर्स के, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हम देखें, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की डेन और प्रधानमंत्री के फोटोशूट की जगह बन गई। क्या आप ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन पर मेन हॉल को खाली करवा दिया गया? ये वो हॉल था जहां पर लोगों ने
पवेलियंस या जिसको अपनी डेमोन्स्ट्रेशन की जगह कहते हैं, पैसे देकर ली थी, वहां से उनको निकाल दिया गया। Yes, this is the biggest AI summit in the entire world. The response is phenomenal. The energy is palpable. Today, more than about 70,000 persons, especially young persons, have attended, joined this summit, and we can see the organization is very smooth. Absolutely, whatever feedback you have, please share with us. We are open-minded. We have a war room operating right now. हम बहुत खुश है कि इस बार की एआई समिट इंडिया में हो रही है। अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नीचे इंडिया का सौभाग्य दिखाई देगा कि एआई विल बी इंक्लूसिव फॉर ऑल इंडियंस एंड विल पावर अ बिलियन इंडियंस। तो एआई जरूरी है धर्म सम्मेलन। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि अंडर द लीडरशिप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एआई में भारत दुनिया में लगातार कर रहा है और कर भी रहा। जो दुनिया के 5 बड़े देश हैं, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद भारत टॉप 5 में है। और अडानी ने इस देश का सबसे बड़ा करार इसमें इन्वेस्टमेंट का किया है। एआई सेक्टर में वो बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप का लक्ष्य 2035 तक देश में विशाल हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाना है। तो अब डेटा, एआई, और ये ऐसा गूढ़ विषय है, अभी भी बहुत सारी बातें हो रही। हम सब एआई कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 5% लोग भी अभी एआई को समझ पाए होंगे। मुझे इसमें संदेह है, लेकिन समझना है, पूरे देश को समझना है। एआई हर क्षेत्र में है और ख़ास तौर पर कृषि करने वाले भारत में बहुत सारे लोग हैं, बड़ी तादाद में। हमारी जो 50% लोग हैं इस देश में, 50-60% जो हमारा आबादी है कुल, वो किसानों की है। पूरी आबादी का अगर 50% देखें तो हमारे देश में अभी भी किसान हैं। तो एआई खेती में किस तरह से क्रांति लाता है, सहकारिता में किस तरह क्रांति लाता है, एजुकेशन में किस तरह लाएगा, समाज में क्या कोई इसकी भूमिका है, और एआई है क्या वास्तव में, कौन सी चिड़िया का नाम है। बहुत सारे सवालों को आज हम एड्रेस करेंगे, उनका जवाब भी हम इस कार्यक्रम में लेंगे, क्योंकि देश में मौका है, दस्तूर है, तो हमें इस पर चर्चा करनी आज है। क्योंकि महासम्मेलन, एआई महासम्मेलन दुनिया के कुछ बिगेस्ट इवेंट में से एक है, वो भारत में हो रहा है। भारत को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो तमाम देशवासियों को इसकी बधाई भी। और मेहमानों का परिचय कराते हैं। विनोद आनंद जाने माने रणनीतिकार हैं, पॉलिसी मेकर हैं और प्रधानमंत्री की हाई पावर कमेटी के सदस्य हैं। बहुत स्वागत। प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दीक्षित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत। प्रोफेसर दीक्षित जाने माने शिक्षाविद हैं, रणनीतिकार हैं, नीति निर्धारक भी हैं। डॉक्टर प्रोफेसर ओम सुधा SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। विनय प्रकाश यादव एक कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, और स्वामी प्रकाशानंद गिरी महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं, जो धर्म, अध्यात्म, इसमें एआई का क्या प्रयोग होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हम प्रायोरिटीज़ भी पूछेंगे कि धर्म, अध्यात्म, हिंदू, मुस्लिम ये ज़रूरी है या एआई और एजुकेशन ज़रूरी है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत विनोद आनंद से करते हैं। विनोद आनंद, एआई महासम्मेलन दिल्ली में चल रहा है, एक तो इसकी उपयोगिता मोटे तौर पर क्या है, और एआई को लेकर हमारा जो देश है वो क्या सोचता है, और कृषि, खास तौर पर कृषि और सहकारिता, इसको लेकर क्या भविष्य आप देख रहे हैं, दर्शकों को बताइए। विनोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी सही समय पे ये चर्चा शुरू की है, जब विश्व के कई दिग्गज लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए क्या है कि कायदे से देखा जाए तो किसान को सिर्फ प्रोडक्शन तक लिमिट रखा गया आज तक। जो हेजिंग होती है उसके क्रॉप की, या उसमें जो एक प्राइस डिस्कवरी होती है, उसकी जिम्मेवारी उन्होंने हमेशा वैसे लोगों को दी जो रातों रात पैसा बनाते हैं। तो एआई के माध्यम से उन लोगों के ऊपर जबरदस्त कमान लगेगी। एक गांव में एक पैक्स जो है, या एक आप ऐसा समझिए कि किसी अमुक लखनऊ के पास या उन्नाव के पास अगर आप मान के चलिए, ये कोई एक 200 गांवों का एक समूह है,
और वहां पे 200 गांव में जो उत्पादन होता है उनको किस प्रकार से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से मान के चलिए वहां के पैक्स जो है वो किस प्रकार से ग्लोबली ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी सुविधाएं, प्राइस डिस्कवरी और जो हेजिंग का काम है, ये सारा का सारा इससे लोगों को सहायता मिलेगी। आज इसके साथ साथ में आपने देखा भारत विस्तार भी लॉन्च हुआ, वो भी अपने आप में इसी की तरफ बढ़ता हुआ एक पहला कदम है जी। मैं आपको आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बताऊं कि एक बहुत बड़ी विश्व की कंपनी है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, जैसे हमारे यहाँ कई स्टेट के अलग अलग हैं, एनसीडेक्स टाइप के संस्थाएं हैं जो कमोडिटीज की ट्रेडिंग करते हैं। तो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने भारत में क्या मूंगफली और दलहन और ऑयल सीड का क्या और पाम ऑयल का क्या व्यापार होगा, उसके लिए उन्होंने नया एक प्रोडक्ट लाया है फ्यूचर मार्केट में, और उससे वो अरबों रुपया बनाएंगे। वो मार्केट उन्होंने भारत के किसानों को केंद्र में रख के, लेकिन वो बाजार जो है वो आपका मलेशिया से शुरू ट्रेड होगा। अब आप ये समझिए कि ये एआई है, उगाने वाला मूंगफली जूनागढ़ में बैठा है, लेकिन उसकी ट्रेडिंग कौन करेगा? शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के लोग करेंगे। फास्ट मार्केट करके कंपनी है वो उसको सपोर्ट करेंगी, और वो डील वो होगी वो मलेशिया में होगी, और ये सारा काम रियल टाइम डेली होगा। तो ये एआई के बारे में हम लोगों के पास में हमारे ना ही नीति में जो लोग हैं उनको जानकारी ज्यादा है, और ना ही हमारे जो आम युवक है उसको, गांव का युवक है उसको मालूम है। और ये मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बहुत सारी चीजें, ये अच्छी अच्छी चीजें बताई जा सकती है लोगों को। तो एआई का कृषि में तो बहुत फायदा होगा, लेकिन अंतर इतना है कि वो प्रोडक्शन में कितना फायदा होगा, ये मैं बहुत ज्यादा उसमें हमल अप नहीं हूँ, बहुत ज्यादा मैं उसमें काफी नम्रता पूर्वक कह सकता हूँ कि उससे कुछ किसानों को फायदा नहीं होगा। लेकिन मार्केट और जो मार्केट फोर्सेज हैं उनसे लड़ने में उनको एक ऐसा टूल मिलेगा, ऐसा औजार मिलेगा जिससे वो दुनिया को हिला देंगे। और हमारी कमेटी की तरफ से आधिकारिक तौर पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, और हमारा अभी काम चल भी रहा है उस पर, हम 1,84,000 करोड़ रुपया, ध्यान दीजिएगा, 1,84,000 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक प्लेटफॉर्म बना दें उनको ट्रेडिंग के लिए जो कि फार्मर सेंट्रिक हो, तो किसानों के जेब में प्रति वर्ष आ सकता है। जी, बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी राशि है। बिल्कुल, और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट मार्केट के सर्किट को बनाना और उस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, और बैंकिंग सिस्टम को और डिजिटल सिस्टम को उससे जोड़ना है, बस इतना काम करना है और किसानों के हाथ में वो दे देना है। तो ये फायदा एआई से होगा, मैं पूरे अपने आधिकारिक तौर पे मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बातें विनोद जी ने कही, लेकिन विनोद जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि किसानों का जो प्रोडक्ट होगा वो मार्केटिंग के लिए एआई बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन करेगी, लेकिन प्रोडक्शन में मशीनों में एआई कितना करेगी अभी वो मुतमईन नहीं है। वो पूरी विनम्रता से कह रहे हैं कि मुझे, उनको नहीं लगता कि वो बहुत इस तरीके से प्रोडक्शन में जो कृषि कार्य हैं उसमें एआई की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। हमारे साथ कंप्यूटर इंजीनियर विनय प्रकाश हैं। विनय प्रकाश, एआई को मैं बिल्कुल नहीं जानता, ये मान लीजिए एक और सच्चाई भी है कि मैं बहुत चैट जीपीटी को जान लेना, उसका चैट जीपीटी या जो प्रचलित एआई है तमाम, उनका नाम हम लिख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, परप्लेक्सिटी है, बहुत सारे, जेमिनी हैं, लेकिन उनका मतलब सवांश और हजारवां अंश भी अभी हम लोग नहीं जानते हैं। आप जानते होंगे लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं जानता हूँ कोई सवाल पूछूंगा, कोई प्रॉम्प्ट उसको दूंगा, वो जवाब दे देगा, लेकिन वास्तव में एआई जो है वो है क्या और उसकी उपयोगिता, और इसको दृष्टिगत रखते हुए जो महासम्मेलन दिल्ली में हो रहा है उसको लेकर एक टेक सेवी व्यक्ति होने के कारण, एक टेक्निकल व्यक्ति होने के कारण, एक टेक लीडर होने के कारण क्या सोचते हैं आप? युवा भी हैं आप। विनय, नमस्कार दुर्गेश जी। नमस्ते। देखिए, मैं बताना आपको चाहूँगा कि एआई, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको हम हिंदी में कहते हैं। तो जैसे मशीनों की वह क्षमता जो सामान्यतः मतलब मानव बुद्धि की आवश्यकता वाले कार्यों को संपन्न कराने में सक्षम बनाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंस की जरूरत होती है हम इंटरवेट करते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ मशीनें करने लगें तो उसको हम अपने एक कह सकते हैं कि ये एआई मॉडल है अपना। ठीक है, सिस्टम अपने अनुभव से सीखता है, अपने नई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करता है, जटिल समस्याओं को स्वतः समाधान खोजने की कोशिश करता है।
तो ये एआई मॉडल होता है, वो अपना 3-4 अपनी तकनीकियाँ होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, उस पर काम करता है। जैसे मशीन लर्निंग हुई, डीप लर्निंग हुई, न्यूरल नेटवर्क हुआ और कंप्यूटर विजन हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ अगर ह्यूमन कंप्यूटर मानव की तरह सोचने लगे और उसी तरीके से रिएक्ट करने लगे, आंसर देने लगे, तो वही उसी को हम एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग पूरा विश्व जो है वो 5वीं औद्योगिक क्रांति की निर्णायक शक्ति के रूप में एआई जो है उभरी है। दुनिया एआई के दौर में है। चीन और यूएस एआई के तेजी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और एआई का सबसे बड़ा योग ये है कि चाहे वो आपका परिवहन का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आप जैसे हमारे एक्सपर्ट भी डिस्कस कर रहे थे कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एआई का है। एआई अपने आप में अगर जो देश एआई पे काम नहीं करेगा वो मुझे लगता है कि बहुत पिछड़ जाएगा। भारत को एआई पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और भारत बहुत अच्छा काम कर भी सकता है एआई के बारे में। ठीक बात है। मतलब कुल मिलाकर लेकिन इसकी जो जानकारी बड़ी सीमित है विनय अभी, और इसको अभी जो दिल्ली में इतना बड़ा महासम्मेलन हो रहा है उससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, इसके विषय में कभी सोचा है आपने? निश्चित ही भारत को इसको फायदा मिलेगा। इसमें जैसे कि दुनिया भर के रिसर्चर और टेक से भी लोग आ रहे हैं, तो वो अपना जो अपने देशों में उन्होंने जो चीज़ें इनोवेट किया हैं उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करने में भारत भी उससे सीखेगा। नई नीति बनाने में भारत को उसमें हेल्प मिलेगी। और जो भारत का यहाँ पे जैसे हम लोग 14 से 15 लाख इंजीनियर हर साल वो करते हैं, तो भारत के पास ये 65% भारत की नई पॉपुलेशन है, तो उसको भी इसको निश्चित कुछ ना कुछ जानकारी बढ़ेगी, आवश्यकता आएगी और एआई की तरफ भारत अग्रसर होगा। निश्चित इस चीज़ में भारत के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा ये। ठीक बात है, ठीक बात है। प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दीक्षित कुलगुरु हैं, प्रोफेसर गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के। प्रोफेसर साहब, एजुकेशन के क्षेत्र में आप तो पुराने एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में एआई की भूमिका को क्या देखते हैं, और ये जो महासम्मेलन दिल्ली में हो रहा है इसको लेकर क्या हम लोग सोचें? और जो महत्वपूर्ण जो विषय हमने रखा है कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, एआई होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, या जो ये धार्मिक आयोजन होते हैं कि ये महासम्मेलन, वो संसद, ये संसद, वो संसद, ये तकरीर, वो तकरीर, हर हर बम बम, अल्लाह अकबर, ये सब प्रायोरिटी होनी चाहिए या एआई वगैरह होनी चाहिए? ये बड़ा गूढ़ विषय भी है। प्रोफेसर दीक्षित। नहीं, आपने सारे विषय एक साथ ही बोल दिए। एआई एक तकनीक है, जैसा विनोद जी ने बताया, विनय जी ने बताया। एक तकनीक है जो आज तक जितनी भी उपलब्ध तकनीकें थी उनसे श्रेष्ठ तकनीक है, जो एनालाइज करने की पावर रखती है, सुपर फास्ट स्पीड से रखती है, वे हमें समाधान देने की कोशिश करती भी है। ये एक तकनीक है, और जो एआई सम्मेलन हो रहा है वो उस तकनीक की ग्लोबल मार्केट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो रहा है। जैसा कि आपने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा था कि भारत को इस अवसर का लाभ उठाना है। भारत सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा प्लेयर रहा, तो और भारत को आज एआई की तकनीक में अपनी स्पेस बनाने के लिए जो मेहनत करनी थी उसके हिसाब से ये सम्मेलन बहुत ही ऑप्चुन टाइम पर हो रहा है, जहाँ पर हम दुनिया को अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकते हैं और भारत एक बड़ी मार्केट बनकर आएगी एआई में, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत के पास ये शक्ति हमेशा से रही है कि वो मार्केट को अडाप्ट कर पाते हैं और उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हुए, और सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में खास तौर से हमने बहुत बड़ा मुकाम हमेशा रखा है और आगे भी रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए एआई का ये जो सम्मेलन भारत में हो रहा है ये एक तरह से ग्लोबल शोकेसिंग है कि हम भारत में एआई की तकनीक को न केवल समझते हैं बल्कि उसमें अपना योगदान करने के लिए तत्पर हैं और उपलब्ध भी हैं, और हमारे पास इसकी क्षमता भी है, हमारे पास इसके लिए अवेलेबल इंटेलिजेंट मैन पावर भी है। सेक्टोरल रूप से जो भी बात आएगी, कृषि के क्षेत्र में विनोद जी ने जैसे बताया, थोड़ी अभी शंका है हमें कि कितना यूज़ हो सकता है। एजुकेशन के सेक्टर में भी हमें शंका है कि कितना यूज़ हो सकता है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि 70 के दशक में एक अर्थशास्त्री थे साइमन नाम के, हर्बर्ट साइमन, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था उन्होंने। और वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि श्रेष्ठतम डिसीजन लेना हमारी क्षमता है, बट श्रेष्ठतम डिसीजन लेना क्या हमारी आवश्यकता है। तब उन्होंने कहा था कि एक डिसीजन हम लेते हैं जिसको गुड इनफ कहा जाता है, जो कि सही समय पर लिया जाने वाला सही निर्णय है, ना कि वो श्रेष्ठतम निर्णय है, क्योंकि श्रेष्ठतम तक पहुंचने की ना हमारी आवश्यकता होती है और ना ही हमारी क्षमता भी होती है कई सिचुएशंस में। भारत में जैसे आप देखते हैं जो फेयर प्राइस शॉप्स हमने खोली थी, या हमने राशन की प्रणाली जो बनाई थी, हमने जो लाइसेंसिंग प्रणाली बनाई थी, वे आवश्यकताओं के अनुसार थी, ना कि वो दुनिया की श्रेष्ठतम। दुनिया भर की मार्केट हमसे कहती थी आप अपने मार्केट हमारे लिए खोलो, हमने नहीं खोला क्योंकि वो हमारे लिए सबसे अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता था, वो श्रेष्ठतम डिसीजन नहीं हो सकता था, इसलिए वो किया गया। तो एक तकनीक है
हम एजुकेशन के सेक्टर में सबसे पहले विक्टिम हो गए हैं एआई के। हमारे पास एक समस्या थी कि हम प्लेजरिज्म के खिलाफ लड़ते थे कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितना आप उधार से चोरी से कंटेंट डाल दे रहे हैं। अब 40% से अधिक एआई कंटेंट आ रहा है, जो हमारे लिए एक नई मुसीबत है, और इसके लिए अभी यूजीसी की गाइडलाइन भी तैयार नहीं हुई कि हम एआई को कैसे रोकेंगे और कैसे उस क्षमता को, क्योंकि वो अपनी तकनीक मतलब एआई को अडॉप्ट करने के बजाय हमें रोकने के लिए सख्ती लगानी पड़ रही है। हमें रोकने की चिंताएं शुरू हो गई हैं ऑलरेडी आना, क्योंकि 40% एंड अबव कंटेंट पीएचडीज में आ रहा है जो कि एआई जनरेटेड है, जिसको रोकने के लिए हमारे पास अभी हमने कोई गाइडलाइंस ही नहीं डेवलप की थी। हमने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी तेजी से इतनी जल्दी आ जाएगा। एक तरफ एआई अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही है, एक तरफ एआई अपनी खतरनाक क्षमताओं का भी प्रदर्शन कर रही है, जिसको आप डीप फेक भी कर सकते हैं, एआई जनरेटेड भी कर सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर एआई अपनी क्षमताओं से अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए समस्या, एक समाज के लेवल पर समस्याएं पैदा कर सकती है, जो करेगी, जो उससे जूझने के लिए हमें एक और क्रांति सोचनी पड़ेगी, मानसिक रूप से सोचना पड़ेगा, सामाजिक रूप से सोचना पड़ेगा। हम अभी कंप्यूटर और सोशल मीडिया की ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। एआई हमारे लिए उसको द्विगुणित कर सकती है, मल्टीप्लाई कर सकती है, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं है, हमें अपनी तैयारी करनी होगी, जो बढ़ानी पड़ेगी कि हम कैसे उससे जूझ सकें। ये दूसरे प्रश्न के हिस्से में आपने एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जोड़ दिया कि हमें एआई चाहिए या हिंदू तकनीक चाहिए। इन दोनों में कोई भी विरोधाभास नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। जितना एआई आप देख रहे हैं उससे 3 गुनी तेजी से एआई एस्ट्रोलॉजी में आ चुका है। एआई ज्योतिषियों की भरमार है। अगर आप सोशल मीडिया को खोल लीजिए तो कि धार्मिक भावनाओं से एआई अलग है ऐसा नहीं है। प्लस मैं और सीरियसली इस बात को देखो, नहीं उसको हम बाजार मानते हैं डॉक्टर साहब, वो ज्योतिष का बाजार है। विकसित देश आप देख लीजिए, चीन है, क्या उसने धर्म छोड़ दिया अपना? जापान है, क्या उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया? अमेरिका में जो मुद्दा न्यूयॉर्क के मेयर को लेकर था वो धार्मिक था या एआई था? टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, धार्मिक मुद्दे। सर धार्मिक होना खराब बात थोड़ी है। जो व्यक्ति धार्मिक है वो अनुशासित है, जो धार्मिक है सर वो अनुशासित है, लेकिन अंधानुकरण जो है वो खतरनाक है। और हम एआई से जो विकास करेंगे उसकी क्षमताएं संभालने के लिए इस देश के पास बहुत सारे कारण हैं जिनमें हम उसको करेंगे, लेकिन धार्मिक इश्यूज अलग हैं। भारत बहुत बड़ा देश है जिसमें ये धार्मिक क्षमताएं भी आवश्यक है। हम अपनी क्षमताओं के आधार पर ही दुनिया में अपनी स्पेस रखते हैं, इसलिए उसको नहीं, हम जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, धार्मिक आगे बढ़ सर प्रोफेसर सर, हम जब धार्मिक स्वतंत्रता के धार्मिक की बात करते हैं कि ठीक है बहुत अच्छी बात है, दोनों चीज़ जोड़ती हैं, तो हम केवल फिर हम इर्द गिर्द हो जाते हैं हिंदुत्व सनातन के, हम दूसरों का भी ध्यान नहीं रखते। फिर उस पर हमें सभी को ध्यान रखना चाहिए कि भाई जितनी आज़ादी हमें है दूसरों को है। तो क्या ये जो सारे लोग, जैसे मान लीजिए हम कोई सम्मेलन करते हैं, धार्मिक सम्मेलन करते हैं, उसमें बहुत सारी बातें दूसरे लोगों के लिए कही जाती हैं, ठीक है। अब अगर दूसरा भी व्यक्ति कोई करके वैसी बात कर दे तो क्या फिर हमें लगेगी? हमारा जो कंसर्न ये है कि हमें एजुकेशन चाहिए या हमें प्रायोरिटी किस बात पर देनी है? हमें खाली पूजा पाठ हो इस पे प्रायोरिटी देनी है या एजुकेशन पे देनी है कि हम दिन भर माला जपते रहें, मंदिर के चक्कर लगाते रहें, नारे करते रहें? मैं वही उसी बात पर आ रहा था कि टेक्नोलॉजी से हमारी धार्मिक प्रतिबद्धताएं दोनों अलग अलग विषय हैं। पूरा मिडिल ईस्ट पैसे से नहा रहा है, लेकिन क्या उन्होंने अपनी धार्मिक प्रतिबद्धताएं कम कर दी हैं? क्या वो सेक्युलर हो गए हैं? नहीं हुए हैं। हमारे लिए टेक्नोलॉजी से सेक्युलर होना ये कोई कोरिलेशन है ही नहीं दुनिया में, कहीं दुनिया में नहीं होता है ये। हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं सर, हम केवल बात कर रहे हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में ही टेक्नोलॉजी भी है, एजुकेशन में ही सर टेक्नोलॉजी है। हम सिर्फ बात एजुकेशन की कर रहे हैं कि हमको एजुकेशन चाहिए, धर्म का अंधानुकरण। हमारा जो इशारा ये है, धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है, जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है वो अनुशासित हो नहीं सकता। नहीं, एजुकेशन में ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ये टेक्नोलॉजी हमारे यूज के ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि उसने हमारी जो एनालिटिकल पावर है, जो ग्रास्पिंग पावर है, उसको बहुत बड़ी क्षमता दे दी है। अब उसका यूज करने के कारण हमारे पास और भी कारण आने पड़ेंगे। उसके लिए भी हमें अपने आप को, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, अपने कॉलेजेस को, अपने सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। अभी बहुत पिछड़ापन है अक्रॉस द कंट्री यूनिवर्सिटीज़ को लेकर। अगर देखा जाए हायर एजुकेशन में, मैं खुद बैठा हुआ हूँ जहाँ भी बच्चे कंप्यूटर की स्पेलिंग नहीं जान पाते हैं, उनको कंप्यूटर सिखाना मुश्किल हो रहा है, हम एआई तक पहुँच गए हैं। ये चीज़ें अगर हमारी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को ढालेंगी तो ये हमारे लिए बहुत ही
प्रभावी होंगी। जैसे मौसम की जानकारी है, जब मौसम की जानकारी अगर एआई डेवलप करके हमें किसानों तक पहुंचा देगा, आप देखेंगे कि हमारी किसान की क्षमता, हमारे ग्रोथ की क्षमता जी। मल्टीप्लाई हो जाएगी जी। उसको यूज करने की जरूरत है। कहां पर यूज करना है ये क्षमता तो डिसीजन मेकर ही लेगा, और वो आपकी संसद में बैठे लोग लेंगे। उनकी भावनाएं कैसे एआई से प्रभावित सर, होती हैं, सेक्युलराइज यूजीसी होती का भी हैं या निर्णय नहीं आप होती लोगों हैं, को ये नहीं उन पर छोड़ा डिपेंड जाता, वो भी कोई दूसरे लोग ले लेते हैं। जो फील्ड आपका है यूजीसी, वो भी निर्णय आपको बताया नहीं जाता, कुछ भी निर्णय हो जाता, हल्ला मच जाता है, वजह चला सारा पेज डाइवर्जन हो जाता है, अलग ही हो जाता यही है। समस्याएं हैं, यही समस्याएं हैं। भाई जो जिस मर्ज का डॉक्टर है उससे मतलब कोई मतलब ही नहीं, उससे पूछा नहीं जाता, पता चला दूसरे ने इंजेक्शन लगा दिया। तो ये तो होता ही रहता है। मुझे स्क्रीन पर लेकर आए। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो यही है। प्रोफेसर दीक्षित ने बड़ी अच्छी बात कही, और ये बात समझने की है कि धर्म, सम्मेलन, ज्योतिष ये अलग चीज़ है। एआई या शिक्षा हमें धर्म को और उसके जो पहलू हैं, जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो हमें समाज को बनाने की शिक्षा देते हैं, ना कि नफरत पैदा करने की, ना कि एक विप्लव पैदा करने की, उसमें मुझे मदद मिलेगी। और एआई ये बताएगा कि हमारा ज्योतिष विज्ञान कहाँ था हजारों सैकड़ों साल पहले, ये भी हमें पता चलेगा। ब्रेक ले रहे हैं। एआई जरूरी या धर्म सम्मेलन या धर्म का अंधानुकरण, ये विषय है आज हमारे इस कार्यक्रम का। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि धर्म अनुशासन सिखाता है, सहिष्णुता सिखाता है, टॉलरेंस सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें धर्म हमें देता है। धर्म हमें कंप्लीट इंसान बनाता है। धर्म वही है जो धारण करने योग्य है, वही धर्म है। मानवता धर्म है। आप निजी रूप से आप किस पंथ और किस धर्म के अनुयायी हैं, ये आपका निजी मामला है। अब सवाल ये है कि हमें अंधाधुंध अंधानुकरण करना है या हमको एजुकेट होना है। एआई जरूरी है का मतलब एआई भी एजुकेशन का पार्ट है, और एआई एक ऐसी क्रांति कर सकता है हर क्षेत्र में, और भारत इस पर बहुत काम कर रहा है। हालांकि दुनिया में जो टॉप 5 लोग हैं इसमें काम करने वाले जो देश हैं, उनमें भारत भी है। और सर्वाधिक जो प्रतिस्पर्धा है चीन और अमेरिका के बीच है, और चीन कुछ 2 कदम आगे ही दिख रहा है। तो भारत को बड़ी एक लंबी लड़ाई इसमें लड़नी है, लंबा सफ़र तय करना, लड़ाई नहीं बल्कि लंबा सफ़र तय करना है। और उसके बाद हमें इसको ज़मीन तक उतारना है, आम आदमी को समझाना है कि ये है क्या। और जैसा कि लगातार लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बात, उसकी तस्दीक आज विनोद आनंद जी ने कर दी, जो प्रधानमंत्री की हाई पावर कमेटी के सदस्य भी हैं। लगातार बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा था कि साहब एआई तमाम जगह नौकरियां छीन रहा है, तमाम जगह ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन खेती अगर आपके पास मजबूत है तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी। अगर आपकी नौकरी जाती है तो खेती आपको जिंदा कर देगी। ये बात इसकी तस्दीक विनोद जी ने कर दी कि खेती में बहुत, जो उसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ दखल नहीं होने वाला, उसकी मार्केटिंग में दखल होगा, जो किसानों को फ़ायदा मिलेगा। जो पैक्स बनेंगे, जो सहकारिता के जरिए वो बनेंगे, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। हम सीधे चर्चा में आते हैं। हमारे साथ पहला जुड़ा हुआ है डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं। डॉक्टर कौशिक, स्वागत है आपका। और हमारे साथ स्वामी प्रकाशानंद गिरी जी महाराज हैं, महामंडलेश्वर हैं। प्रकाशानंद जी महाराज, मैं आपके पास आऊँगा। धर्म की परिभाषा, आप धर्माचार्य हैं, आपसे बेहतर मुझे लगता है कौन जान पाएगा। लेकिन धर्म का अंधानुकरण, मुझे लगता है आप इसके समर्थक नहीं होंगे कि जो अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। धर्म को भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो मूल धर्म का पाठ है उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोभ, लालच, परिस्थितियाँ, उसकी वजह से उसको अलग तरीके से तोड़ मोड़ कर दिया जाता है, फिर एक अंधानुकरण हो जाता है, लोग एजुकेशन से विरत हो जाते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि धर्म और एजुकेशन, इसमें बैलेंस, और एआई इसमें कैसे बैलेंस बनाएं? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, जिससे आज एआई के टेक्नोलॉजी में हम लोग जा रहे हैं जी। और धर्म कहाँ है?
आज पूरे विश्व में 8-8.5 से 9 करोड़ लोग हैं। उसमें आप एक भी व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते जो किसी न किसी धर्म संप्रदाय पद से ना जुड़ा, सब लोग कहीं पे जुड़े हुए। अब धर्म कहाँ है? धर्म यह है कि आप के बीच, हमारे बीच में बहुत सारे कुछ भी हो, कोई ऐसा लुटेरा आ जाए, कुछ आ जाए, तो हम क्या करते हैं, सब कुछ ले लो, प्राण छोड़ दो। सबसे बड़ा हमारे लिए प्राण है। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हम कहते हैं प्राण ले लो, धर्म नहीं छोड़ूंगा। मतलब प्राण भी छोटी वस्तु बन जाती है। जी जी। और आज जो हमारा सनातन धर्म है और विज्ञान और या कंप्यूटर, एआई, सब सनातन धर्म के आसपास ही घूम रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? जी 2 मिनट समय दीजिएगा, पूरा उदाहरण के साथ समझाता हूं। जी जी बताइए। लोग आज पढ़ते हैं डार्विन ने बताया कि मनुष्य का अवतार इससे हुआ। नहीं, डार्विन ने अभी 100-200 साल पहले बताया। लेकिन आप जब हमारे धर्म को पढ़े, हमारे पुराणों को पढ़े, भगवान के अवतार को पढ़े, तो उन्होंने कहा पहले क्या हुआ, मछली में जो जल में रहने वाले अवतार लिए, तो भगवान भी पहले क्या अवतार लिए? मत्स्य अवतार लिए। फिर डार्विन ने कहा कि उसके बाद जो अवतार हुआ, जो अवतार मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, कि भैया जो पृथ्वी पर भी चल सके और पानी में भी रह सके, तो भगवान ने कच्छा अवतार लिया। उसके बाद कहे कि जो तीनों में, जो कीचड़ में भी रह पाए, पानी में भी रह पाए और पृथ्वी पर भी चल पाए, तो वाराह अवतार लिया। उसके बाद कहे कि मनुष्य का रूप कैसा हुआ, ये आधा जानवरों का आधा मनुष्य का, भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। उसके बाद कहे कि रूप बहुत छोटा हुआ, 52 अवतार को याद कर लीजिए। उसके बाद कहे जो व्यक्ति लिए वो बहुत क्रोधित थे, बहुत उसमें गुस्सा था, बहुत उसमें सेंसिटिव नहीं था, तो हमारे परशुराम अवतार को देख लीजिए, जो पिता के कहने पर माता की हत्या कर दी, गुस्से में रहते थे। फिर बोले पूर्ण रूप से मनुष्य का अवतार। तो दूसरा आपने बताया कि भाई साइंस कैसे उसके साथ चल रही है, जो ये वैज्ञानिक है। दूसरे तरफ आप मैनेजमेंट को देखिए, जो भी MBA और BBA के लड़का सब पढ़ते हैं, वो ट्रेंगल निर्णय, त्रिकोणीय निर्णय पढ़ते हैं। रामायण को, रामचरितमानस को उठा करके देखिए, वहां भी ट्रेंगल निर्णय होता था। वशिष्ठ जी, दशरथ जी और सुमंत महामंत्री निर्णय लेते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक निर्णय बिना वशिष्ठ के लिया गया, ट्रेंगल निर्णय नहीं लिया गया। राम को बलि जाना पड़ा, दशरथ जी को प्राण त्यागना पड़ा। तो आज जो है विज्ञान कर रही है लाखों हजारों को खर्च कर करके कि गो के खून में चुंबकीय शक्ति है। यह बात विश्वामित्र ने कब कहा कि अगर गाय खत्म हो जाएगी तो ये पृथ्वी पताल, इसीलिए गाय को बहुत आप आगे चले, तो उससे भी आगे चले। तो आप जो है सो कंप्यूटर भी जो आज है वो जो है संस्कृत पे चल रहा है, सबसे वो संस्कृत में है। आज जो AI है वह भी कहीं न कहीं धर्म और हमारे शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। और जैसे आज देखे आप जो है तो AI का बहुत बढ़िया प्रोफेसर साहब ने कहा कि AI आ रही है, यह एक क्रांति लाएगी, लेकिन इसमें यह भी देखना पड़ेगा नफा और नुकसान कितना है। क्योंकि जैसे हम टेक्नोलॉजी को, साइबर के टेक्नोलॉजी को, सब कुछ हमारा सुरक्षित रखने के लिए इतना बड़ा जो कार्यक्रम चलता है या बैंक चलती है, दुनिया को हम साइबर नहीं रहता तो कैसे सुरक्षित करते, कागजों में कितना लिखते, लेकिन साइबर एक्ट हो रहा है। उसी तरह AI अभी आई है, उसको परखना भी बहुत जरूरी है, जो हमारे कितना करती है, दान कितना करते प्रदान करेंगे। इसलिए धर्म भी, लेकिन धर्म को अगर ठीक से देखा जाए, वेद शास्त्रों को अगर ठीक से पढ़ा जाए, यह जितना चीज आई है वो पीछे है। आज जो ऐसा हमारी लाखों वर्ष पहले कर दिए, आज जो AI टेक्नोलॉजी है, यही टेक्नोलॉजी वशिष्ठ जी ने हमारे जो राजा दशरथ को बताया था कि भैया हमको जज करना है। बोले सिंह ऋषि जी का पता नहीं कहाँ है, तो कहा कोई बात नहीं, मैं संपर्क करूंगा। ये AI टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने अचेतन अवस्था में, अभी चेतन रहेगा तभी AI टेक्नोलॉजी काम कर सकती है। अचेतन अवस्था में से बात किया और जज के लिए उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि समझ लीजिए, ढूंढूंगा, खोजूंगा। आज मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो जाए दुर्गेश जी, तो हम आप बात नहीं कर पाएंगे। आज अगर अभी यहाँ से वाईफाई चला जाए या नेटवर्क चला जाए तो हमारा अपना ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात। AI टेक्नोलॉजी हमारे सनातन धर्म में, वेद शास्त्रों में था, जिसको पढ़ करके जैसे विश्वामित्र जी का उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने तो मतलब कुल मिलाकर सनातन जो है वो AI को, तकनीक को, शिक्षा को, ज्ञान को सपोर्ट करता है,
ये महाराज जी का कहना है। प्रोफेसर डॉक्टर ओम सुधा की तरफ चर्चा को ले जाते हैं। डॉक्टर ओम सुधा, अभी आपने लगभग काफ़ी देर से चर्चा को सुना। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो समाज में एआई को लेकर कोई बदलाव आने वाला, कोई क्रांति आने वाली है सामाजिक चिंतक के तौर पर। और जैसा ये हमने आज विषय रखा है कि ये जो अंधानुकरण है, धर्म सम्मेलन, तकरीरें, ये वो जलसे, ये प्रायोरिटीज़ हैं या एजुकेशन प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए हमारी? मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो आप महामंडलेश्वर जी को ही पीट दिए, भटक जाता, लेकिन एआई पर ही टिके रहने की कोशिश। अब महामंडलेश्वर जी को जब हमको समझ में आया कि हम लोग एआई के क्षेत्र में इतना पीछे का है, जो 10 कंपनियां हैं, क्लाउडे, ओपस 4.6, जीपी 5.2, लेटेस्ट जो एआई का जितना ऐप है, जेमिनी 3 प्रो, ग्रोक 4, ग्रोक 4.1, एक्स का एआई है जो ट्विटर का है, GLM 5, जीपू, क्लाउडे, ओपस 4.5, इस तरह से जितना जो है एआई का जितना भी अभी संस्करण है पूरी दुनिया में मौजूद, उसमें एक भी भारत का तो कम से कम हमको नहीं दिख रहा है। तो एक तो ये है। अब देखिए, और वही की दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट अभी स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पर भी चल रहा था कि फ्रांस इतना इन्वेस्ट करेगा, चाइना इतना करेगा, सब लोग इतना करेगा। जो टॉप की कंपनी है एनवीडिया, टॉप की कंपनी जी कंपनी ने, एनवीडिया जो है वो अगले 5 साल में उठाई है। आज की ये मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ। एनवीडिया जो है, जो सबसे बड़ी कंपनी है एआई जी, ये $187 मिलियन का अभी इसका बिजनेस है, और आने वाले 5 साल में जो है ये 1 लाख जो है मिलियन डॉलर, 1 लाख मिलियन डॉलर का जो है ये बिजनेस करेगी एनवीडिया, जो सबसे बड़ी कंपनी है। अब आते हैं भारत। नीति आयोग की साइट खुलवा लीजिए आप, नीति आयोग की साइट खोलकर देखिए। हम लोग मतलब गजब दुनिया में जी रहे हैं हम लोग। हम भारत के लोग तो गजब ही अलग दुनिया में जी रहे हैं, कल्पना लोक में। अनातर देखिए, आपका नेटवर्क चला गया। 2026 और हाँ, बोलिए बोलिए ओम सुधा जी, आपको हम सुन रहे हैं, बोलिए जी। ये सीधे या तो हम लोग पीछे जाते हैं, सनातन में एआई खोज लेते हैं, या आगे चले जाते हैं, सीधे 2035 में पहुंच जाते हैं। भाई 2026 और 2035 के बीच में 2027 भी आता है, 2028 भी आता है, 2029 भी आता है। सब कहाँ गया? एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है दुर्गेंद्र जी, आप कितने विद्वान संपादक हैं, समझते हैं। जितने पैनल में वाइस चांसलर लेवल के अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, सब समझते हैं। हर महीने नहीं, हर सप्ताह नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, और हम लोग जो है 4% का वृद्धि दर दिखा के 2035 का प्रोजेक्ट लादे हुए हैं कि 2035 में हम जो है 750 से 850 मिलियन का डॉलर का बिजनेस करेंगे, 4.5% के ग्रोथ रेट से। क्या साइंस है भाई? ये नीति आयोग की वेबसाइट कर रही है। मैंने जब आपके चैनल से फोन आया उसके बाद मैंने रिसर्च किया इस पे पूरा, तो जो बातें मुझे समझ पाई उसमें यही बातें समझ आई। और आप देखिए, समियाना और टेंट लगा देने से, एआई के नाम से आप समियाना और टेंट लगा से एआई का लीडरशिप आप नहीं लेने जा रहे हैं, वो समियाना टेंट तक ही सीमित रह जाएगा। एआई का लीडरशिप लेना होता तो अभी हम अब तक जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भारत नंबर 1 हुआ करता था। आखिर क्यों पिछड़ गया? तो आपके डिबेट का जो दूसरा हिस्सा है, वो हिस्सा इसका जवाब है। आप देखिए, हर गली में जो हिंदू सम्मेलन हो रहा है, भाई हर गली में आप कंप्यूटर का जो है कोई सेमिनार कराइए ना। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया है कि वहां जो है कोई भाषण सेमिनार नहीं हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आज का वाइस चांसलर का नोटिफिकेशन है। आप बताइए, आप गली गली में राम कथा करा रहे हैं, उससे ऐतराज नहीं है, और विश्वविद्यालय वाद विवाद, भाषण, प्रोटेस्ट, विचारधारा के आदान प्रदान की जगह वो रोक के आप नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर बात न करके आप जो है गली गली राम कथा करवा रहे हैं, हिंदू कथा, क्या क्या पता नहीं लोग क्या क्या करवाता है, ये सब करवा रहे हैं। इसका क्या मतलब है भाई?
दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात अगर हम लोग अगर करते रहे कि सनातन में वाईफाई था, एआई था, तो दुनिया हम पर हंसेगी। दुनिया कहां से कहां जा चुकी है। आधुनिक टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो सच्चाई है। लेकिन सरकार का जो रवैया है, सरकार समझती है इस देश को नारों से और तंबू टेंट लगा के बहलाया जा सकता है। लोधी गार्डन दिल्ली में है, पता नहीं कौन लोग दिल्ली में रहते हैं। लोधी गार्डन में मेक इन इंडिया का एक शेर लगा हुआ है, 2 साल हो गया जो शेर लगा हुआ है ना लोहा वाला, उसमें जंग लग गया है। तो सरकार का प्रचार प्रसार ऐसा ही है। एक बनारस से कोई पानी वाला जहाज चला था, पता नहीं दुनिया का कौन महासागर में अभी चक्कर काट रहा है, मोदी जी खूब प्रचार किए थे। तो सरकार टेंट समियाना लगा के प्रचार प्रसार करके सिर्फ वहीं तक सीमित रखना चाहती है। आपको नए इनोवेशन को निमंत्रण देना पड़ेगा। विनोद जी आऊंगा मैं, विनोद जी आऊंगा मैं। जी बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए जल्दी से, फिर मैं आगे जाऊंगा। आप वाद विवाद का केंद्र जो है खोलना, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना पड़ेगा। अभी बहुत से लोग जो है 50% लोगों तक भी नहीं पहुंचा। मैं बताऊं, मैं बिहार के मुंगेर जिला का हूँ। मैं गाँव गया तो मेरी जो है 65 साल की माँ जो है, दवाई एक था घर में पड़ा हुआ, माँ बोली इसको कि देखो ना, उसमें देखो चैट जीपीटी में देखो इस दवाई के बारे में, एकदम सही सही देता है। तो हर हाथ में मोबाइल है। हम लोग आंख बंद करके नहीं, पूरी दुनिया, आप मोबाइल में कुछ न भी टच करें, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा। मेरा अंदाजा इसका मतलब गलत निकला कि बहुत सारे लोगों को पता हो गया है सब। नहीं, सिर्फ यहाँ छू देते हैं तो जेमिनी ओपन हो जाता है। हर हाथ में मोबाइल है। तो नई टेक्नोलॉजी, आप ये पुराना नौटंकी छोड़िए कि ये था वो था, क्या था आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। जो नए इन्वेंशन है उसको इनवाइट कीजिए, नए रिसर्च अच्छा ठीक है। कोई समाज को लेकर ओम सुधा कोई टिप्पणी करेंगे कि समाज में एआई का कोई असर पड़ रहा है, समाज के उसके सुदृढ़ीकरण में, उसको अच्छे से संगठित करने में? पॉजिटिव, बिल्कुल। इसका बहुत जो है दुर्गेंद्र जी, बहुत सकारात्मक असर है। आप देखिए ना, मौसम की बात हुई, फसलों की बात हुई, न केवल किसानों के लिए बल्कि जो है आप एजुकेशन के क्षेत्र में अभी कुलपति महोदय कह रहे थे मोर देन 40% जो है थीसिस का पार्ट वहां से आ रहा है। लेकिन आप उसका ये पहलू नहीं देख रहे हैं कि जिस टॉपिक पे रिसर्च लिखा जा रहा है, जैसे मैंने MBA, मेरा मैनेजमेंट से PhD है, उस टॉपिक पर दुनिया भर की जानकारियां जो है, डेटा मेरे पास उपलब्ध है। पूरी दुनिया में क्या रिसर्च हुआ है, क्या हो रहा है, कंपैरेटिवली स्टडी, सब कुछ स्टूडेंट को अवेलेबल है मोबाइल में। मेरी बेटी 6-7 साल की मेरी बेटी एआई से इंफॉर्मेशन गैदर करती है, अपना प्रोजेक्ट बनाती है। कॉपी पेस्ट ही सिर्फ एआई कॉपी पेस्ट के लिए सिर्फ नहीं है। एआई जो है जानकारी का खजाना है। आप उसका इस्तेमाल किसी भी चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं निर्भर करता है। ठीक है, जल्दी से ट्रेंड करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर ओम सुधा। विनोद आनंद से एक छोटी सी टिप्पणी, 20 सेकंड समय सीमा, और उसके बाद फिर प्रोफेसर मनोज दीक्षित के पास जाएंगे। विनोद आनंद जल्दी से छोटी सी टिप्पणी। मैं छोटी सी टिप्पणी में इतना ही कहूंगा कि थोड़ा रुक जाइए, थम जाइए और पहले इसके पॉजिटिव्स को देख लीजिए, खुद को तैयार कर लीजिए। जब तक आप खुद को तैयार नहीं करेंगे, और सबसे लास्ट पॉइंट में यही कहना चाहूंगा कि 20 सेकंड आपने दिया है, बगैर वेद के और बगैर धर्म के कैसे सोचा जाता है ये भी संभव नहीं हो पाएगा। तो जिनको धर्म से, जिनको वेद से, जिनको रामायण से, जिनको धार्मिक ग्रंथों से आपत्ति है, वो कौन सा काम, वो एआई एक थॉट प्रोसेस है, और थॉट प्रोसेस कैसे इवॉल्व होगा, कहां से हमको कैसे सोचना सिखाएगा, ये एआई काम नहीं करेगा, ये हमें खुद करना होगा। ठीक है। ये दोनों का मिक्सचर जरूरी है। जब तक एथिक्स, वैल्यूज और रिलीजियस टेक्स्ट पे हम टिके नहीं रहेंगे, तब तक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का सिर्फ नेगेटिव फायदा ही होगा, पॉजिटिव फायदा नहीं होगा। मैं इतना ही बात कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर दीक्षित। अभी भाई आप एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षक तो सदैव लाठी लेकर जुटा रहता है कि भैया ये अपने छात्रों को कि भाई गर्दन मत हिलाना, नकल मत करना। अब दूसरा पहलू क्यों नहीं देख रहे हैं कि उनको अपार संभावनाएं, अपार जानकारियां जो मिल रही हैं, उसको भी तो देखिए सर। बिल्कुल 200% बात हूँ कि जानकारियां मिल रही हैं। हमारा काम जानकारियों का विश्लेषण और संश्लेषण ही तो है जी। हम उन जानकारियों के, हमारे विषय में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था जिसमें ये बात कही जाती थी
कि जरूरत से ज्यादा जानकारी मिलने पर पैरालिसिस बाय एनालिसिस हो जाती है। इतनी एनालिसिस भी आवश्यक नहीं है जितनी हमें मिल रही है। आप छोटा सा देख लीजिए, एआई आने से पहले भी क्या नहीं करते थे क्या? गूगल में आप एक शब्द डालिए, उसके 1 लाख अर्थ आ जाते हैं। अब आप उन 1 लाख अर्थों को यदि वास्तविक रूप से प्रत्येक अर्थ को देखकर अपना निर्णय लेने की कोशिश करेंगे तो शायद आप 10 साल बाद लौट पाएंगे कि आपने उन सारे शब्दों को देखा, उनके अर्थ को समझा और विश्लेषण किया, और जब तक विश्लेषण किया तब तक वो बात ही बदल गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आ रही है, एक व्यवस्था मेरे हाथ में आ रही है, उपयोग हमें ही सीखना होगा। जो समाजोपेक्षी उपयोग है, हर सेक्टर को अपना अपना उपयोग सीखना होगा। दूसरे सेक्टर को गाली देने से काम नहीं चलेगा। हमारे सेक्टर में उसका क्या सार्थक उपयोग हो सकता है। जो हमारे मित्र विजय जी हैं, अब इन लोगों के पास बहुत बड़ा काम है कि इस सेक्टर को कितना ऊपर ले जा सकते हैं ये, क्योंकि वो काम होगा तकनीक का, वो काम होगा इनके हाथ में जो ये कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास उसकी शिक्षा मौजूद है जी। लेकिन उस तकनीक को अडॉप्ट करना हमें है। उस तकनीक को अडॉप्ट करते हुए हमें अपनी समस्याओं का निदान करना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि समाज में जो अपेक्षाएं हैं वो टेक्नोलॉजी पूरा करे, स्वागत योग्य है, लेकिन टेक्नोलॉजी के उपयोग को हमें ही सीखना होगा और उसके दुरुपयोग से बचाने की व्यवस्था को भी हमें ही तैयार करना होगा। आज आप देखते हैं जितने भी हमने पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर हम शिफ्ट कर लिया है, जितना बैंकिंग सेक्टर में हमें स्मूथनेस मिल गई उतना ही फ्रॉड बढ़ गया। अब हम उस फ्रॉड को रोकने में परेशान हैं। हमने बड़ी चुनौती है, वो सबसे बड़ी चुनौती करने की कोशिश की, उससे समस्याएं भी आती हैं। जी। तो समस्याओं के लिए समाज अपने आप को तैयार करना होगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज वेलकम। टेक्नोलॉजी के साथ हमें अपने होमवर्क को और बढ़ाना होगा कि हम उससे अब कैसे अपने आप को जोड़ सके। उसमें धर्म, सनातन इत्यादि इत्यादि को गाली देने से कुछ काम नहीं बनने वाला है। वो आपको सिखा जाता है, सीख सकिए तो सीख लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको मजबूर थोड़ी कर रहा है कि आप उसको सीखिए ही सीखिए। ठीक बात है, ठीक बात है। डॉक्टर सुनील कौशिक, चर्चा काफ़ी अब बिल्कुल अंतिम चरण में है। एआई, शिक्षा, धर्म, इसको लेकर है। ठीक है, धर्म तो अच्छी बात है, धर्म अनुशासन सिखाता है, मेरा निजी मानना है ये। पता नहीं किसको क्या सूट करता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अनुशासन सिखाता है धर्म। लेकिन वो धर्म जैसा ही हो, अंधानुकरण ना हो कि साहब ये आम है तो आम है, उसको देखो मत, आम को फिर इमली कह दो, ऐसा नहीं, ये धर्म नहीं है। एजुकेशन, एआई, इसको किस तरीके से जो दिल्ली में महासम्मेलन चल रहा है, दुनिया भर के लोग हैं, हम अपनी भूमिका को कहाँ देख रहे हैं? देखिए दुर्गेश जी, जब इस देश में कंप्यूटर आया उससे पहले क्या होता था? हम लोग लिफाफा भेजते थे, पूरी न्यूज लिखते थे, लिफाफा बनाते थे और लिफाफा बस से भिजवाते थे, तब वो प्रिंट होकर अखबार में आता था। फिर आ गया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आने के बाद क्या हुआ? नौकरी जाएंगी, चलेगी नौकरी क्या? या कंप्यूटर आने के बाद राजनीति में धर्म चला गया, धर्म की राजनीति नहीं हुई, जाति की राजनीति नहीं हुई क्या? क्या मंडल कमंडल इस देश ने नहीं देखा क्या? क्या तिलक तराजू और तलवार इसमें मारो जूते चार नहीं देखा क्या? क्या यहाँ जामा मस्जिद से जो अपील करते थे और पहले पेज पे जाती थी, पूरे देश में छपती थी, वो इस देश ने नहीं देखा क्या? क्या केवल यही अपेक्षा थी कंप्यूटर आ गया तो सिर्फ कंप्यूटर पे ही काम करेंगे, धर्म और राजनीति को अलग कर दीजिए? तब भी धर्म राजनीति को उसी हिसाब से देखा जा रहा था जिस हिसाब से आज देखा जा रहा है। लेकिन आंखें लोगों की उस को देखने के लिए आदी हो गई हैं, इसलिए अब इस सच को स्वीकार लोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप ही की डिबेट में मैं देख रहा था, जब महामंडलेश्वर बोल रहे थे तो एक व्यक्ति बड़ा मुस्कुरा रहे थे सिर पे हाथ रख के, जैसे लग रहा था पता नहीं कौन सा ज्ञान दिया जा रहा है, वो उनके सिर से ऊपर निकल रहा है। उनके हिसाब से तो शास्त्र कुछ है ही नहीं, सब कुछ इन्होंने ज्ञान अभी प्राप्त किया है। काशीराम जी जब निकले थे, आपको याद होगा दुर्गेश जी, क्या बात कर रहे थे? वो कंप्यूटर की बात कर रहे थे क्या निकल करके? शिक्षा की बात कर रहे थे क्या निकल करके? ये हमने भी देखा है, रिपोर्टिंग की है, हम भी उनसे मिले हैं, किस तरीके की बातें अपने वर्ग में जाके करते थे। तब नहीं दिखाता कि केवल शिक्षा की बात होगी, धर्म की बात नहीं होगी। जहां तक मेरा मानना है कि धर्म के बगैर राजनीति इस देश में तो मुझे लगता है कि हम राजनीति की बात ही नहीं कर रहे, हमारा विषय राजनीति नहीं है, हम एजुकेशन और धर्म का अंधानुकरण, हमारा जो डिबेट का विषय ये है। अंधा अनुकरण सर इसलिए कहा जा रहा है, मैंने पहले ही एक शब्द यूज कर लिया कि ये आंखें इसको स्वीकार नहीं कर पा रही। जो हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे,
जामा मस्जिद के इमाम बुखारी की अपील है इस देश मैं दोनों की बात कर रहा हूं, चाहे जामा मस्जिद के बुखारी साहब हों, चाहे यो अंधानुकरण। धर्म का मतलब कोई धर्म विशेष नहीं है, दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ, जो जितने तरफ आप रखना हो रख लीजिए। जो हिंदू सम्मेलन शब्द का उपयोग जो हो रहा है, क्या इससे पहले सम्मेलन नहीं हुए क्या? जाति के आधार पर सम्मेलन नहीं हुए क्या? धर्म के आधार पर सम्मेलन नहीं हुए? इस देश में इससे बड़ा क्या हो सकता है कि एक हिंदू नेता को मुल्ला मुलायम कह दिया गया हो? किस आधार पर कह दिया? क्या मैं धर्म और राजनीति का मिक्सअप नहीं हुआ था क्या? सर, इसको इस तरह भी तो देख सकते हैं कि देश में एक दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कम्युनिटी का नेता मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। मैं ये भी तो इसको इस तरह क्यों नहीं देखते आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जब उस समय राजनीतिकरण किया जाता था राजनीतिक मंचों से, तब भी बांटने की बात होती थी और आज भी बांटने की बात हो रही है। चर्चा को राजनीति फंसाना ही नहीं चाहता। मेरा जो विषय है बिल्कुल मोटा मोटा तौर पर लिखा है कि ये जो धर्म सम्मेलन है, चाहे जिसके हो सम्मेलन, हमारे लिए आज एजुकेशन प्रायोरिटी है या सम्मेलन प्रायोरिटी है? हमारे जो युवा पट्टी बांध के निकल जाएं इसी में लगे रहें? मेरा विषय ये है। मेरा विषय राजनीति नहीं है, किसने क्या किया, आगे क्या करेगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं दुर्गेन जी उसी को समानांतर लाने का प्रयास कर रहा हूं। ये भी जरूरी है, इनके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है हाजी नाजिम, सबसे पहले क्या कहा कि धर्म को मैं क्या मानता हूं, आप ही ने कहा ना, तो हाँ, इसके बगैर हम कैसे चल सकते हैं? अब वो जरूर है कि किसी मंच पर, मैं निजी बिलीफ है, अगर मैं यहां बैठा हुआ अगर कि एक धर्म का अनुयायी हूं और मैं हाजी नाजिम को अपमानित करूं तो फिर वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जितना मुझे मैं महामंडलेश्वर जी का अपमान करूं तो वो धर्म नहीं है। देखो, जितना सम्मान मुझे मिलना चाहिए उतना हाजिम नजीम को भी सम्मान मिलना चाहिए, उतना ही मिलना चाहिए। ठीक बात है, लेकिन मुझे सम्मान नहीं मिले और हाजिम नजीम को सम्मान मिले, ये गलत है। हाजी साहब, ये जो एजुकेशन और धर्म, चूंकि आपके यहाँ भी शरीयत करने वाले, चिल्लाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हल्ला मचाते हैं सब कुछ शरीयत से चले, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, ये हल्ला के आधार पर मैं इस बात को कोट कर रहा हूं। एजुकेशन जरूरी है या इस तरीके से जो धर्म का अंधानुकरण जरूरी है? हाजी साहब। हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ, देखिए, आज हम सभी लोगों को एजुकेशन की सख्त जरूरत है, क्योंकि जो एजुकेशन हम प्राप्त करेंगे तभी हम देश को साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, देश को आगे ले जाएंगे। और देखिए, मेरा मजहब इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो चीन में जाके वहां से तालीम हासिल करके आओ और अपने उस मुल्क में लेकर आओ जहां तुम पैदा हुए। और देखिए, मैं तो भारतीय हूँ, भारत में पैदा हुआ, तो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी अगर मैं प्राप्त करूंगा तो मेरा भारत आगे बढ़ेगा। इसका मतलब आप इस बात की वकालत करते हैं कि मुसलमान युवा एआई सीखने के लिए चीन जाएं और भारत को आगे बढ़ाएं, इस बात की वकालत इस्लाम भी करता है। हाँ, मैं बिल्कुल, देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कर रहा हूँ कि एजुकेशन प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और देखिए, एजुकेशन के लिए हमें कहीं भी जाना पड़े और एजुकेशन हासिल करने के बाद अपने भारत के अंदर आकर हमें अपने भारत को उसमें एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ाने की हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। और जो लोग ये मजहब को अगर एआई से जोड़ते हैं, तो मैं कहता हूँ एआई एक नई टेक्नोलॉजी है, उस नई टेक्नोलॉजी का हर किसी को फायदा उठाना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी का जितना फायदा होता है उससे ज्यादा नुकसान भी होता है, क्योंकि अगर हम अच्छाई की तरफ को उसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत अच्छे तरह आगे बढ़ेंगे और प्रोग्रेसिव होंगे। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी का अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उससे देश का भी नुकसान होगा और समाज का भी। ये तो समाज की प्रॉब्लम है ना, एआई की प्रॉब्लम नहीं है ना हाजी साहब। एआई की प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो समाज की प्रॉब्लम है, हमारे आपके दिमाग की प्रॉब्लम है। ये हम अपना देश कैसा चाहते हैं, क्योंकि देखिए, हम लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं एआई के माध्यम से। एआई एक एजुकेशन का एक बहुत बड़ा टूल है। हाँ, बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा प्रक्षेपास्त्र है वो। एआई के माध्यम से देखिए बिजनेस में बहुत तरक्की करता है। चाहे अगर एआई आपके पास टूल्स है तो मुझे लगता है कि आपको देश में मजबूत बनने में कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, जो मेरे मजहब इस्लाम है, ये मेरा निजी मामला है, और देखिए, मैं अपनी निजी आस्था को अपने बिजनेस या उससे नहीं जोड़ सकता। मैं तो चाहता हूं कि देश को आगे बढ़े। यही बात तो मैंने अपने इस कार्यक्रम की प्रस्तावना में भी कहा कि भाई, धर्म आपका निजी विषय है, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। हाँ, बिल्कुल, आपकी बात से सीधी सरल परिभाषा है कि जो धारण करने योग्य धर्म है, जिसे हम गलत समझते हैं वो धर्म नहीं है।
हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी मुस्लिम समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों से, कि आपको एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भारत के माध्यम से किसी भी देश में जाना पड़े तो आप वहां से एजुकेशन प्राप्त करें, टेक्नोलॉजी प्राप्त करें और उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने भारत के अंदर भारत को आगे ले जाने के लिए करें। बहुत मैं बेहतरीन, तो अपने मुस्लिम बहुत समाज से बेहतरीन। यही कहूंगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बेहतरीन हाजी साहब। प्रकाशानंद गिरी जी महाराज कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए महाराज जी। जी, अभी जो बोल रहे थे धर्म में जुड़े रहेंगे पढ़ नहीं पाएंगे। हमारा जो धर्म है वो हमेशा पढ़ने की स्वायत्ता दिया, चाहे राम आए चाहे कृष्ण आए, ये नहीं कहा भगवान का अवतार हुआ इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें भी पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया, वो भी पकड़ के आए। और वो यहाँ हमारे देखिए, यहाँ एआई का थे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लेकिन जब प्रकृति बुद्धिमत्ता नहीं रहेगी तो एआई आप नहीं चला पाएंगे। इसीलिए धर्म भी जरूरी है और धर्म के साथ विज्ञान भी जरूरी है, एआई टेक्नोलॉजी जरूरी है, तो कंप्यूटर भी जरूरी है। तो धर्म आप एक बड़ी सभाएं होती है तो 1000-2000 पुलिस लगानी पड़ती है पॉलिटिकल सभाओं के लिए, लेकिन धर्म के सभाओं में लाखों के बाद भी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां अनुशासन होता है धर्म का, वहां धर्मदंड के अनुसार होते हैं, उसके अनुसार लोग चलते हैं। इसलिए हम मदरसों वाले को कहना चाहेंगे, अन्य धर्म वालों के, आप भी उसको स्वायत्तता दीजिए, उनको भी आप कहिए कि वो एआई टेक्नोलॉजी पढ़े, आपके बच्चे कंप्यूटर पढ़े। हमारा सनातन संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू हमेशा टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहा, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे सतयुग हो या कलयुग हो, कभी हमने विरोध नहीं किया उसकी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। 30 सेकंड की टिप्पणी डॉक्टर ओम सुधा, 30 सेकंड, बस कार्यक्रम खत्म करूंगा, बोलिए जी। हमने वही कहा कि हमारा धर्म एक साथ है। अच्छा, हमारे ठीक धर्म है। ने कभी मना नहीं किया कि भैया हम उससे अलग ठीक है महाराज जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। प्रोफेसर ओम सुधा 30 सेकंड जल्दी से। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, ठीक है महाराज जी, नहीं रहेगी, बुद्धि नहीं रहेगी तो एआई नहीं समझ पाएंगे आप। ठीक है महाराज जी, ठीक है, ओके, जरूरी जितना है एआई भी जरूरी है। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी, जरूरी है उतना कंप्यूटर भी जरूरी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद महाराज जी। ओम सुधा जल्दी से कंप्लीट करिए। धर्म के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओम सुधा। महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं धर्म पढ़ने का आजादी सबको दिया। भाई सबको आजादी दिए तो एकलव्य का अंगूठा कौन काटा, शंभू का गला कौन काट रहा था? तो इस मत बोलिए, धर्म पर बहस है नहीं मेरी तरफ से आज, इसलिए आज जो है इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरा सवाल रहेगा, आप जो इस तरह की बात करते हैं, बाकी क्या है कि एआई को लेकर सरकार जितना प्रचार प्रसार में दिमाग लगा रही है, शंभू टेंट समियाना में गंभीर होकर काम करें, एआई का दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के इस चर्चा में जो धर्म के अथॉरिटी हैं उनका कहना है कि भाई धर्म जो है वो बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। हमारे पुराणों में, वेदों में तमाम इस तरीके की चीज़ें थी जो आज भी अभी हम उस लेवल पर नहीं आ पाए। टेक्नोलॉजिकली हम बहुत स्ट्रांग थे, हमें केवल जो अपना अतीत है उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन जो एक एजुकेशन का हिमायती वर्ग है वो कह रहा है कि भाई जो तंबू कनात मत लगाओ, सिर्फ आप इस पे सीरियस हो जाओ, क्योंकि चीन बहुत आगे है, अमेरिका बहुत आगे है, ब्रिटेन बहुत आगे है। तो हमारा काम केवल तंबू कनात लगाने से नहीं चलेगा। और आईटी सेक्टर में हम मतलब हमारे क्लाइंट थे दूसरे देश, अमेरिका जैसे देश, आज हम क्लाइंट ना बने, ये चिंता है लोगों की। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।